Hello students, how are you? As we have already completed our syllabus and you must have already revised your syllabus. Our today's topic is a very important topic which we are going to cover. And in fact, it is not a topic, it is your examination paper. The June 2016 attempt paper. I have just tried to give you the best possible for that paper, and we are going to have a look on this paper only. The paper consists of 50 questions having 4 options each, and each question carrying 1 marks. Do remember that there is a negative marking of 0.25 for every wrong answer. So means if you have done 25 correct questions and 75 wrong questions, then you are going to win the thing. So if you don't know an answer, you are not sure on some answer, then just leave it up. Don't try to attempt it. Secondly, we have already done the MCQs of our chapters. उसमें भी मैं आपको बताता था कि भाई जो आपके MCQ का पैटर्न है उनको सही ढंग से करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली कि आपको क्वेश्चन पूरे अच्छे ढंग से पढ़ना है, और दूसरी उसके ऑप्शंस को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है, फिर उन दोनों को एनालाइज करके एक करेक्ट आंसर देना है। चलिए इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज CPT June 2016 क्वेश्चन पेपर which we are going to solve today together with one another. Let's start the play. The very first question, law of demand explains inverse relationship between what? Price and demand, demand and price, income and demand, demand and income. Can you tell me what is the correct answer? Yes, you can see that the correct answer is price and demand. जो हमारा law of demand है वो हमें ये बताता है कि जो हमारी प्राइस और डिमांड है इनके बीच का क्या रिलेशनशिप है. इट नेवर टेल्स अस द डिमांड एंड प्राइस रिलेशनशिप, इट ऑलवेज स्टडी प्राइस एंड डिमांड. गॉट इट? दिस इज द रॉन्ग आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर, द करेक्ट आंसर इज दिस. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट law of demand states that there is inverse relationship between the price of the commodity and the quantity demanded of that commodity. So the answer is price and demand. So you can see that our correct answer was first, that is price and demand. Following which of the following would cause the demand curve for automobiles shift to the left? क्या कह रहा है कि जो डिमांड कर्व है वही हमारा शिफ्ट हो जा रहा है. हमारा डिमांड कर्व कब शिफ्ट होता है? उसने हमसे क्वेश्चन में क्या कही कि भाई जो ऑटोमोबाइल्स हैं उसका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होगा. द इंपॉर्टेंस इज ऑन शिफ्ट वर्ड. हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट होने का क्या मतलब होता है? डिमांड कर्व शिफ्ट होने का मतलब होता है कि यहां से यहां चले जाए या यहां से यहां आ जाए. ये होता है हमारा डिमांड कर्व का शिफ्टिंग. ये हमारा कब होगा? ये हमारा तब होगा जब कोई चेंजेस आ रहे हैं अदर देन दैट ऑफ प्राइसेस. हमारा शिफ्ट इन डिमांड सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब हमारा प्राइस कांस्टेंट रहता है और किसी अदर फैक्टर की वजह से. अदर फैक्टर्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं? प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज हो सकते हैं, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, हमारी इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो सकती है, कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो सकते हैं. ठीक है ना? ये हमारे अलग फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारा डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होता है, ना कि डिमांड कर्व के ऊपर मूवमेंट होता है. डिमांड कर्व पे मूवमेंट कब होता है? जब हमारा प्राइस चेंज होता है और क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क आता है. हमारा जब क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क आता है, क्या क्या है मैंने कही जब हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क आता है. दिस इज अवर, जब हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क आता है तो वो हमारा क्या कहलाया जाता है? डिमांड
क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क कहलाया जाता है। बट ये किसकी वजह से होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, बट दिस इज व्हाट वी कॉल, दिस इज शिफ्ट। शिफ्ट कब होता है? इट शिफ्ट्स ड्यू टू फैक्टर्स other than price of the commodity। ठीक है जी, तो हम देख सकते हैं क्या था, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि भाई ऑटोमोबाइल्स के प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, तो ये नहीं होगा। एंड इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, ये भी नहीं होगा। इंक्रीज इन द बायर्स इनकम, ये भी नहीं होगा। एंड increase in the interest rate paid to borrow money for the automobiles। तो जो हमारा आंसर है वो क्या है? an increase in the interest rate paid to the borrower money to pay for the automobiles। अगर हमारा इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो हमारा ये शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, ना कि राइट की तरफ। What is the net national product? Net national product हमारा क्या होता है? The money value of the final goods and services produced annually in the year, the money value of the annual services generation in the year, the money value of the tangible goods produced annually in the economy, the money value of the tangible goods available in the economy, the money value of the final goods and services produced annually in the year। This is the correct answer। The law of variable proportion is associated with what? It is a short term concept, it is a long term concept, और both short term and long term तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये हो सकता, या तो short term होगा या long term होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों तो हमारे कैंसिल हो गए। अब हमें बस ये देखना है कि वेरिएबल प्रोपोर्शंस इज एसोसिएटेड विद शॉर्ट टर्म पीरियड और लॉन्ग टर्म पीरियड। तो हमने याद कीजिए दो लॉ पढ़े थे, हमने पढ़े थे दो, कौन कौन से? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दूसरा हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, और तीसरा हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ये दोनों हमारे कैसे थे? शॉर्ट टर्म थे, और ये हमारा लॉन्ग रन था। तो द करेक्ट आंसर इज शॉर्ट टर्म पीरियड। गॉट इट? नाउ व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है? करंट अकाउंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ओनली, कैपिटल अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ओनली, और ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट्स ओनली, और ऑल ऑफ द अबव। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में क्या क्या आता है? हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। क्या दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे? हमने एक पढ़ा था, सॉरी, एक हमने पढ़ा था बैलेंस ऑफ ट्रेड, और दूसरा हमने पढ़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये नैरो कॉन्सेप्ट है और ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इंक्लूड्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, हमने पढ़ा था। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता क्या है? तो भाई जब ये सब कुछ इंक्लूड करता है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द
एबव होना चाहिए। चलिए देखते हैं किस पे जलती हरी बत्ती, ऑल ऑफ द एबव, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आइसोक्वेंट इज आल्सो नोन एज व्हाट, हमने ये पढ़ा था कि हमारा आइसोक्वेंट्स होते हैं। अब ये आइसोक्वेंट्स होते क्या हैं ये बताइए आप हमें। प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व्स जो होते हैं वो हमारे आइसोक्वेंट कर्व्स भी कहलाए जाते हैं। देखते हैं किस पे जलती है हमारी बत्ती। देखिए प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व्स आर अवर this is our correct answer. Which of the following is not a free crop? The answer is wheat. Wheat is not a correct crop. The Phillips curve describes the relationship between savings and investment, marginal tax rate and tax revenue, or employment rate and inflation rate, the budget deficit and the trade deficit. The answer is unemployment rate and inflation rate. देखते हैं हरी बत्ती इसी पे जलती है। देखिए ये करेक्ट आंसर है हमारा। ये जस्ट एक लर्निंग का था, इसमें कोई कंसेप्ट एज सच नहीं था। द कंसेप्ट ऑफ एंटाइटलमेंट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर अमर्त्य सिंह। ये भी हमारा जो है एक जस्ट लर्निंग का ही कंसेप्ट है, इट इज नॉट एक्सप्लेनेटरी कंसेप्ट। Microeconomics is a study of micro means, what do we mean by micro? Micro means small. Economics means household study. तो individual parts of the economy, choice making, development of economy और economy as a whole। हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज को स्टडी करती है? क्या इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी को स्टडी करती है, या इकोनॉमी एज अ होल को स्टडी करती है, चॉइस मेकिंग को स्टडी करती है, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी को स्टडी करती है? ये हमें देखना है। माइक्रोइकोनॉमिक्स स्टडीज द चॉइस मेकिंग। जो हमारी माइक्रोइकोनॉमिक्स है वो चॉइस मेकिंग को स्टडी करती है एज पर मिस्टर रॉबिन्स। Comparing monopoly and competitive firm, the monopolist will, comparing a monopoly and a competitive firm, the monopolist will produce less at lower price, produce more at lower price, produce less at higher price, produce zero at lower price। भाई सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, मोनोपोलिस्ट है तो जितना ज्यादा उसके पास पैसा आएगा उतना ज्यादा वो पे, तो ज्यादा वो प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूस लेस एट लोअर प्राइस, अगर लोअर प्राइस है तो वो लोअर प्रोडक्शन करेगा, लोअर प्राइस पे ज्यादा प्रोडक्शन तो कभी नहीं करेगा। ये बात तो कंफर्म है कि भाई उसे प्रॉफिट कमाना है, खाने के लिए बैठा है, धर्मार्थ के लिए थोड़ा ना बैठा है। प्रोड्यूस लेस एट हायर प्राइस, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हायर प्राइस होगा और वो कम प्रोड्यूस करे तो उसे प्रॉफिट का लॉस है, ठीक है ना। अगर वो कम प्रोड्यूस करेगा तो उसे प्रॉफिट का लॉस है, तो ये भी नहीं हो सकता। प्रोड्यूस जीरो एट लोअर प्राइस, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि अगर प्रोडक्शन ही नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। तो हमारा आंसर क्या बनता है? प्रोड्यूस लेस एट लोअर प्राइस। देखते हैं कि हमारी बत्ती इसी पे चलती है। ओ, प्रोड्यूस लेस एट हायर प्राइस, व्हाई, ऐसा क्यों हुआ? प्रोड्यूस लेस एट लोअर प्राइस, दिस इज द करेक्ट आंसर। The market price of good is more than opportunity cost of producing it, then अगर जो मार्केट प्राइस है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा है तो क्या होगा? मार्केट प्राइस इंक्रीज इन द लॉन्ग रन, producer will increase supply in the long run, resources will flow outward and there will be a decline in the supply, there will not be any change until the demand and supply are equal। मार्केट प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है, जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उससे ज्यादा है मार्केट प्राइस, तो क्या होगा? मार्केट प्राइस इंक्रीज इन द लॉन्ग रन, वो तो ऑलरेडी ज्यादा है। Producer will increase supply in the long run. The correct answer is this. Producer will increase supply in the long run. The second glass of lemonade gives lesser satisfaction to a thirsty boy. This is a clear case of, क्या है ये? Second glass gives less satisfaction
मीन्स कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। मीन्स किसकी बात कर रहा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज। देखते हैं क्या आंसर है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज द करेक्ट आंसर। Human capital refers to what? Human capital refers to the human skills and the abilities। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं है सच। हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। Which of the following statement is false? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? लैंड एंड इंस्ट्रक्टेबल पावर बिल्कुल सही है, ये है करेक्ट स्टेटमेंट। उसकी इंडिस्ट्रक्टेबल पावर्स होती हैं। लैंड इज अ पासिव फैक्टर, ये भी करेक्ट है। लेबर इज मोबाइल, ये भी करेक्ट है। कैपिटल नेचर का गिफ्ट, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। सो आवर आंसर इज दिस। देखते हैं लाल बत्ती इसी पे जलती है किसी और पे जलती है। हाँ, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। Among all the states of India, dash has the lowest birth rate। ये मैंने आपको उस समय पढ़ाया था जब मैं आपको अपनी इंडिया की डेमोग्राफी और पॉपुलेशन का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाता था। जस्ट लर्निंग थिंग है, कंसेप्चुअल कुछ भी नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या है आंसर हमारा। केरला। द करेक्ट आंसर इज केरला। What is the average calories required in rural areas for measuring poverty? ये भी हमने पढ़ा था जब हम पॉवर्टी का चैप्टर पढ़ रहे थे। जस्ट ओनली अ कांसेप्ट ऑफ लर्निंग, नथिंग एल्स। देखते हैं हमारा क्या आंसर है। 2400 कैलोरीज, 2800 कैलोरीज, 2100 कैलोरीज और नन ऑफ द अबव। द आंसर इज 2400 कैलोरीज पर डे। यानी एक गरीब व्यक्ति को अगर एक 2400 से कम कैलोरीज मिल रही हैं तो वो क्या है? पॉवर्टी लाइन में कहलाया जाएगा। और उसे 2400 कैलोरी से ऊपर मिल रही है तो वो गरीब व्यक्ति नहीं कहलाया जाएगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज यूज्ड बाय डैश टू मेजर द पॉवर्टी। किसने यूज किया था? तेंदुलकर कमेटी ने, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने, एनएसएस ने या प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने? जस्ट अ मैटर ऑफ लर्निंग, द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। Which of the following statements defines the density of population? Density हमारी क्या होती है? Density means persons living per unit of area। तो क्या ये ऑप्शन है हमारे पास? Number of persons living per unit of area, living in a country, change in the number of inhabitants, the answer is 1। देखते हैं हमारी हरी बत्ती जलती है इस पे। बिल्कुल सही आंसर है हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। Which of the following statements about repo rate is not correct? हमें बताना है कि भाई जो रेपो रेट है उसके बारे में इनमें से कौन सी चीज सही नहीं है। ये नहीं बताना कि कौन सी चीज इसमें से सही है, हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सी चीज सही नहीं है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे बैंक से एक दूसरे से पैसा लेते हैं या आरबीआई से पैसा लेते या देते हैं। जरा देखते हैं इसमें से हमारा कौन सा सही नहीं हो सकता है। एट दिस रेट आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम बैंक्स फॉर शॉर्ट पीरियड, ये तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है जी। अ रिडक्शन रेपो रेट हेल्प्स बैंक टू गेट मनी एट द चीपर रेट। अगर रिडक्शन रेपो रेट है तो बैंक को चीपर रेट पे पैसा मिलेगा। एंड इंक्रीज इन द रेपो रेट मेक्स बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई एक्सपेंसिव। अगर रेपो रेट इंक्रीज हो जाता है तो आरबीआई से एक्सपेंसिव जो है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एट दिस रेट बैंक बोरोज मनी फ्रॉम द आरबीआई, ये भी क्या है? सही स्टेटमेंट है। अब तो देखते हैं कि हमारा गलत स्टेटमेंट क्या है। द आंसर इज एट दिस रेट आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम द बैंक्स फॉर द शॉर्ट पीरियड। आरबीआई कभी भी, आरबीआई विल नेवर बोरो द मनी फ्रॉम द बैंक्स। द आंसर इज ए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉड मनी? ब्रॉड मनी हमारी क्या होती है? M1, M2, M3, M4. द आंसर इज M3. जस्ट अ मैटर ऑफ लर्निंग, नथिंग टू एक्सप्लेन. M3 is our broad money. Inflation is persistent increase in the general price level, persistent increase in the price of the individual goods, service and resources, one time increase in general price level. ये गलत, ये भी गलत और ये भी गलत. तो सही क्या है? It is a persistent increase in the general level of the price. देखते हैं हमारा क्या करेक्ट आंसर है. This is the correct answer. हमने सही पकड़ा है. Which of the following is not correct? Direct tax is proportional in nature and indirect tax is progressive in nature. Direct tax is proportional in nature. Correct. Direct tax cannot be shifted. Correct. And indirect tax can be shifted to others. Correct. Indirect tax progressive in nature. ये यार थोड़ा कुछ अटपटा सा लग रहा है. चलिए देखते हैं हरी बत्ती किस पे होती है. बिल्कुल सही, यही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. इनडायरेक्ट टैक्स कभी भी प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं होता है. ये क्या होता है? सिंपल एक टैक्स होता है जो सभी से एक समान वसूल किया जाता है. जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है वो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है जो इनकम के साथ बढ़ता जाता है. जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओवर द इयर्स इन इंडिया कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन इज, ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज हुई है, डिक्रीज कब हुई है? ये गलत. अनचेंज तो हुई नहीं है, अनडिटरमिनेट भी नहीं है. तो द आंसर इज इंक्रीज्ड. टैक्स कलेक्शन की कॉस्ट हमेशा बढ़ती ही जा रही है. करेक्ट आंसर है हमारा. एक मार्क्स हमारा पक्का हो गया. और द रेशियो ऑफ डिपेंडेंट्स टू वर्किंग एज पॉपुलेशन इज कॉल्ड व्हाट? जो डिपेंडेंट्स हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन में और उन दोनों का रेशियो जो है, यानी डिपेंडेंट्स, सॉरी रेशियो ऑफ डिपेंडेंट्स, यानी डिपेंडेंट्स इज टू वर्किंग एज पॉपुलेशन, ये कौन सा रेशियो है बताइए जरा. डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है या डिपेंडेंसी रेशियो है? देखिए इसका आंसर होना चाहिए डिपेंडेंसी रेशियो. बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि भाई कितने लोग डिपेंडेंट है हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन पे, तो हमारा डिपेंडेंसी रेशियो तो हुआ. और क्या हुआ? स्पेशल ड्राइंग राइट्स वर क्रिएटेड बाय WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF और UN. द आंसर इज IMF. जस्ट अ मैटर ऑफ लर्निंग, नथिंग टू एक्सप्लेन. देखते हैं करेक्ट आंसर. ये गलत आंसर है. बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा. इंडिया इज अ डैश इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड है, फेडरल है? भाई सब जानते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी है. गॉट इट. Which one of the following expression is correct for the marginal revenue? इसमें से marginal revenue के लिए कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है? लो जी लो. Marginal revenue equals to delta TR बटे delta Q. The vertical difference between TVC and TC is equal to what? जो हमारी TVC होती है और जो TC होती है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाया जाता है? ये हमारा ये हमारा TVC, ये हमारा TC और ये हमारा क्या है? TFC. तो TFC और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाया जाएगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहलाई जाएगी. देखते हैं ये आंसर करेक्ट है या गलत है. द आंसर इज वेरी करेक्ट. जो TVC और TC के बीच का डिफरेंस है वो हमारा क्या कहलाया जाता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहलाया जाता है. Now, which of the following is a direct tax? Personal income tax, sale tax, service tax, excise duties. This is not a direct tax. This is not a direct tax. This is also not a direct tax. This is also not a direct tax. This is only the direct tax. देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा. Dash is the best indicator of economic development of any company, of any country. इनमें से कौन सा जो है जो सबसे बेस्ट
हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शो करता है? वो आंसर है हमारा द पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. इसका मतलब क्या होता है? पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है इनकम पर पर्सन. ये होती है हमारी पर कैपिटा इनकम. जब हम टोटल इनकम को अपनी पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो जो इनकम निकल के आती है वो हमारी क्या कहलाई जाती है? पर कैपिटा इनकम कहलाई जाती है. The price elasticity at midpoint of a straight line on the demand curve is. The price elasticity at midpoint of a straight line on the demand curve is. क्या कहता है? समझते हैं. ये हमारा डिमांड कर्व, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये प्राइसेस, ये हमारी क्वांटिटी और ये हमारा डिमांड कर्व. ठीक. क्या कहता है? प्राइस इलास्टिसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे हमेशा ईपी कैसी होती है? ईपी इज इक्वल्स टू 1 होती है. देखते हैं आंसर हमारा क्या आता है निकल के. ओ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा. द प्राइस इलास्टिसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. If equilibrium is present in market, then quantity demand is equal to the quantity supplied. Quantity demanded exceeds the quantity supplied. Quantity supplied exceeds the quantity supplied. The price of product will tend to rise. इसमें से कोई भी सही नहीं है सिवाय इस चीज के. हमारा इक्विलिब्रियम तभी होगा जब क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड. देखते हैं यही हमारा राइट आंसर है या कोई और राइट आंसर है हमारा? बिल्कुल सही आंसर है हमारा, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमारा तभी बनेगा जब हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी. Which of the following is not a property of indifference curve? ये पूछ रहा है कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं है. ये कभी टच नहीं करते हैं एक्स एक्सिस को. भाई देखिए ये इसकी प्रॉपर्टी है. हमने हमेशा देखा कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कैसे होता है? इंडिफरेंस कर्व हमेशा यूं होता है. तो ये नीचे एक्स एक्सिस को तो कभी टच नहीं कर रहा है ऑब्वियसली. तो ये तो प्रॉपर्टी है. इंडिफरेंस कर्व हैज नेगेटिव स्लोप, इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. ये भी सही है, इसका भी नेगेटिव स्लोप भी सही है. इंटरसेक्ट ईच अदर. क्या यह पॉसिबल है कि एक इसको कंसीडर कर ले? इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल. सो दिस इज अवर आंसर. This is a incorrect statement about it is not a property of indifference curve. ठीक. सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा गलत हो गया. हमने इसको ऐसे पढ़ लिया कि भाई ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, इज नॉट अ प्रॉपर्टी. इसलिए कहिए ऑलवेज टच एक्स एक्सिस. ये क्या कहता है कि एक्स एक्सिस को टच करता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. सॉरी फॉर द मिस्टेक, दिस इज द करेक्ट आंसर. ये हमारे कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो यही है. What happens to the marginal cost when average cost increases? क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट को जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होती है? मार्जिनल कॉस्ट इज अबव द एवरेज कॉस्ट. ये देखिए, ठीक है. व्हाट हैपेंस टू मार्जिनल कॉस्ट व्हेन एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस? जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती है. ये हमारी एवरेज कॉस्ट और ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है जी, यही होता है हमारा कॉन्सेप्ट. ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट व्हेन एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस. जब हमारी एवरेज कॉस्ट ये यहां तक तो डिक्रीज हो रही है, ऐसे ऐसे डिक्रीज है ये तो, और यहाँ पे इस पॉइंट के बाद ये
इंक्रीज होना शुरू हुई और एमसी हमारी जो है इसके ऊपर है। तो द करेक्ट आंसर इज एमसी इज अबव द एवरेज कॉस्ट कर्व। Which of the following statement is not correct about the WTO? WTO come in existence on January 1st, 1995. Is the main organ of implementing multilateral trade agreements. Is a legal entity. Has the lesser scope than its predecessor. GATT. भाई एग्जिस्टेंस में आया था, ये सही है। मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को भी देखते, ये भी सही है। एक लीगल एंटिटी, ये भी सही है। इसका लेसर स्कोप नहीं है। ये लेसर स्कोप वाली बात जो है, इट इज नॉट अ करेक्ट थिंग। जब हमारा गेट था तो उसका दायरा सीमित था, लेकिन जब हमारा WTO हो गया तो उसका दायरा बढ़ गया। तो एक यही ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारा गलत है। देखिए हमने बिल्कुल सही पकड़ा था। If the price of a commodity is fixed, then every increase in its sold quantity, the total revenue will dash and the marginal revenue will also dash. अगर किसी कमोडिटी के प्राइसेस फिक्स्ड हैं, then every increase in sold quantity, the total revenue will increase and the marginal revenue will remain unchanged. क्या कह रहा है? कॉस्ट फिक्स्ड है। क्या कही उसने? अब सी एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हम क्वांटिटी ले लेते हैं, यहाँ प्राइस ले लेते हैं और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू ले लेते हैं। क्वांटिटी 1 2 3 4, प्राइस हमारा फिक्स्ड है 1 1 1 1 1 2 3 4। तो टीआर तो मेरा क्या हो रहा है? इज इंक्रीजिंग। एक एमआर और देख लेते हैं। एमआर में क्या स्टेटस रहेगा? यहाँ पे डैश कर दो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। एमआर जो है अनचेंज्ड है। तो द करेक्ट आंसर इज टीआर इंक्रीज एंड मार्जिनल रेवेन्यू विल रिमेन अनचेंज्ड। द करेक्ट आंसर इज दिस। And discriminating monopolist will charge a higher price in the market in which the demand for its product is dash. एक discriminating प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट आ गया। कंसेप्ट यहाँ पे आ गया। क्या कह रहे हैं? हमने प्राइस एंड डिस्क्रिमिनेशन में पढ़ा था कि जो एक मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करेगा ग्लोबल एरिया के बेसिस पे या ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे, ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके। तो उसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, उसी के बेसिस पे कि इन्होंने क्वेश्चन बनाया है। क्या क्वेश्चन बनाया कि एक डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट जो है वो हायर प्राइस चलेगा किस मार्केट में? जहां पे उसके प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी हाई है या रिलेटिवली इनलास्टिक है, ये रिलेटिवली इनलास्टिक है या परफेक्टली इनलास्टिक है। देखो भाई हाईली इलास्टिक है तो कोई फायदा नहीं होगा, तुरंत चेंज हो जाएगा। रिलेटिवली इलास्टिक है तो भी चेंज होगा। अगर रिलेटिवली इनइलास्टिक है तो यहाँ पे ये चाहे जितने प्राइसेस इंक्रीज कर सकता है। तो द करेक्ट आंसर इज द पॉइंट सी। चलिए देखते हैं हमने करेक्ट पढ़ा या गलत पढ़ा। बिल्कुल सही पढ़ा है हमने। फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज नॉर्मली यू शेप्ड। जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कर्व होता है वो यू शेप्ड होता है या वर्टिकल होता है या हॉरिजॉन्टल होता है या ओरिजिन होता है। बताइए जरा कैसे होता है? फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। द आंसर इज डी, दिस वन। ये होता है ना हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, ऐसी तो बनता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। दिस इज हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है ना? तो हमारा इट इज हॉरिजॉन्टल। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। भाई हमें mu दे रखा है, हमें tu दे रखा है, ये 27 है, ये x है। भाई देखो इन्होंने उल्टा कर दिया। अगर हम इसे सीधा कर दें तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। tu1 जो है
TU equals 30, TU1 equals to, we have to find out. ठीक, MU equals to 30, MU1 equals to 27, TU equals TU and sorry MU का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स TUN माइनस TUN-1, हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है 20, TU हमारे पास है 30 माइनस वॉट, ये हमसे कह देते हैं x को हम उठा के इधर ले आए और इसको उठा के उधर ले गए, तो x इज इक्वल्स टू x इक्वल टू 30 प्लस 57 इज द आंसर। सही आंसर है बिल्कुल हमारा। व्हाट डज द डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मींस, हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक होता है डिवैल्यूएशन और एक होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन में क्या होता है, वैल्यू डिक्रीजेस कंपेयर टू अदर करेंसीज, और ये हम अपने इंटरनल पर्पस के लिए वैल्यू को डिक्रीज करते हैं। तो आंसर इज डिक्रीज इन द इंटरनल वैल्यू ऑफ द मनी। हमारा करेक्ट आंसर आ गया डिक्रीज इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द मनी। The reason for King curve demand is that the monopolists believe the competitors will follow output increase but not the input reductions. The oligopolists believe that competitors will follow price increase but not the output reduction. The oligopolist believes that competitors will follow price cuts but not the price rises. The oligopolist believe that competitors will follow price increase but not the price decrease. The answer is this one. The oligopolists believe that the competitors will follow the price cut but not the price rises. A rational producer will produce in the stage in which the marginal product is positive and MP is greater than AP. जहाँ पे हमारा MP is less than AP होगा, वहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आएगा। Got it? As the price of commodity increases, normally its supply, कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हुए हैं तो उसकी सप्लाई डिक्रीज होगी, अनचेंज रहेगी, कांट बी डिटरमाइंड। बताइए क्या होगा, कमोडिटी के अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसकी सप्लाई इंक्रीज होगी। द आंसर इज सी, करेक्ट। An economy achieves production efficiency when resources are employed in the most highly valued uses, the best resources by the employed. The total number of goods produced is great as goods and services produced is the least cost and no resources are wasted. This is the correct answer. Only theoretical concept, no explanations on this. Correct answer है हमारा बिल्कुल। Price elasticity of demand for a product is infinite under perfect competition, monopolistic competition, monopoly और oligopoly. Price elasticity जो होती है infinite होती है, किसमें, सिर्फ एक में, price perfect competition। The correct answer is perfect competition. If a firm under monopoly wants to sell more, its average revenue curve will be a dash line, upward sloping, downward sloping, vertical or horizontal line. अगर कोई monopolist firm है और वो ज़्यादा produce करती है, wants to sell more, its revenue will be dash line. वो कैसा होगा? Average revenues का upward sloping होना चाहिए।
जो हमारा मोनोपोलिस्ट है, अगर वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, जो हमारा मोनोपोलिस्ट है अगर वो अपनी रेवेन्यू बढ़ाना चाहता है, हमने एक चीज पढ़ी थी कि मोनोपोलिस्ट का कर्व, मोनोपोलिस्ट का डिमांड कर्व is its industry curve only. और उसका AR कर्व is DD कर्व only. तो भाई हमारा एवरेज रेवेन्यू, अगर हमें क्वांटिटी अगर मुझे ज़्यादा सेल करनी है तो मेरा एवरेज रेवेन्यू का कर्व कैसा होगा? एवरेज रेवेन्यू कर्व मेरा डिमांड के जैसा होगा, यानी ऐसा होगा। जितने ज़्यादा करते जाओगे पैसे कम, उतना ज़्यादा मेरी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट। तो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होएगा। ठीक, नाउ the share of which one of the following sectors has increased rapidly in recent years in the GDP of the income? Agriculture, industry, services. The answer is services. Correct answer है हमारा। The marginal rate of substitution dash as a consumer moves on indifference curve. हमारा जो indifference curve पे हम move करते हैं, तो हमारा marginal rate of substitution decrease होता है, increase होता है या remains change होता है? move कर रहा है, indifference curve पे move कर रहा है, तो हमारा अनचेंज रहना चाहिए। देखते हैं आंसर क्या है। डिमिनिश हो रहा है। देखिए क्यों डिमिनिश हो रहा है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है एज अ कंज्यूमर मूव्स ऑन डिफरेंस कर्व विल ऑलवेज डिक्रीज। ये हमारे डिफरेंस कर्व्स होते हैं, ये हमारा डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है जी, तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल गो ऑन डिक्रीजिंग एज अ कंज्यूमर मूव्स ऑन द इंडिफरेंस कर्व। An indifference curve slopes downward toward right since more of one commodity and less of another commodity results in same satisfaction, greater satisfaction, maximum satisfaction, decreasing expenditure. The answer is same satisfaction. इसी के साथ हमारा लास्ट जून अटेम्प्ट का पेपर सॉल्व हुआ। एक बार घर पे जाके खुद इसे सॉल्व कीजिएगा और अपने चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए बिल्कुल अच्छे से। और जो भी कोई दिक्कत हो, यू कैन कॉल मी एंड यू कैन आल्सो कॉल इन आवर तक्षशिला लर्निंग सेंटर फॉर योर एनी क्वेरीज। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू। Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.